वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट्स में हम लोग कलेक्टर टू बेस बायस कॉन्फ़िगरेशन पर पीएसएम करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल you will be able to derive an expression for stability factor in collector to base bias configuration. You will be able to explain the disadvantage of collector to base bias configuration. You will be able to determine the base and collector resistance for collector to base bias configuration in common emitter transistor. You will be able to determine the collector current and collector to emitter voltage for a collector to base bias configuration. यहाँ पर जो टर्म्स हमने यूज किए हैं वो है ड्राइव, एक्सप्लेन, डिटरमाइन एंड डिटरमाइन। इट मींस इससे आपसे थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी एग्जामिनेशन में आपसे इससे ऑब्जेक्टिव, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। यहां पर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो या तो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां पर कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। So let us start the activity on collector to base bias configuration. The first question is derive an expression for stability factor of a collector to base bias circuit. तो अगर आप मेरे लर्निंग मॉड्यूल को देखो तो मैंने लर्निंग मॉड्यूल में इस चीज को कैलकुलेट करके दिखाया है। उसमें ये दिखाया था कि अगर आप एग्जाम में इसको लिखोगे तो आपको पूरा फिगर बनाना पड़ेगा। इन एग्जामिनेशन you will draw the figure of collector to base bias कलेक्टर टू बेस बायस का आप क्या करोगे, इसमें फिगर ड्रॉ करोगे और उसके बाद से आप इसके स्टेबिलिटी फैक्टर को निकालोगे। तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है? 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी। तो अगर आप फिगर देखो तो ऐसे ही तो हम करते हैं ना। इसमें एक तरह का फीडबैक हम लगा देते हैं बिटवीन कलेक्टर टू बेस। तो दिस इज योर आरबी सर्किट एंड दिस इज योर आरसी। दिस इज योर आईई करंट और यही फीड होकर यहां पर जाता है। यही तो होता है ना, ये हमारा आईई करंट यहां पर जाता है और इसमें जाता है आईबी। यही हमने पढ़ा है ऑलरेडी। तो ये फिगर ऑलरेडी आप जानते हो। तो आप ये जानते हो कि इस जगह पर जो फैक्टर आता है डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, मैंने भी कैलकुलेट किया है, दैट विल बी माइनस आर सी डिवाइडेड बाई आर सी प्लस आर बी। ये वाला फैक्टर हमारा आता है। व्हेन यू पुट दिस वैल्यू इन दिस स्टेबिलिटी फैक्टर you will get beta plus 1 plus beta RC divided by RB plus RC। तो ये वैल्यू हमको स्टेबिलिटी फैक्टर की मिलती है। ठीक है, ये वैल्यू हमको स्टेबिलिटी फैक्टर की मिलती है। अब इसमें दूसरा जो पार्ट है वो पूछ रहा है कि मेंशन द डिसएडवांटेज ऑफ कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट, कैन दे बी ओवरकम। क्या ये ओवरकम किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते? तो एक डिसएडवांटेज तो हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर में ही है, क्योंकि हम सिंपल सी बात है। सेकंड पार्ट है कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ कलेक्टर टू बेस बायस कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला जो डिसएडवांटेज हम मुझे दिखता है वो ये दिखता है कि ये जो स्टेबिलिटी फैक्टर है ये डिपेंडेंट है किस पे? बीटा प्लस 1 आर सी डिवाइडेड बाई आर बी प्लस आर सी। तो इसको इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर हमने आरसी की वैल्यू को बहुत ही छोटा कर दिया, काफी स्मॉल वैल्यू ले लो आरसी की, तो ये जो टर्म है ये ऑलमोस्ट जीरो के आसपास पहुंच जाएगा। तो अगर ये टर्म ऑलमोस्ट जीरो के अराउंड पहुंच जाएगा तो जो स्टेबिलिटी फैक्टर है, बिकॉज इफ your RC is small, a very small value, for a small value, you can write it, this is for a small value,
स्मॉल वैल्यू के लिए सिंपल सी बात है कि जो स्टेबिलिटी फैक्टर में ये जो टर्म है वो हमारा ऑलमोस्ट जीरो के अराउंड हो जाएगा। तो अगर ये जीरो के अराउंड हो गया, तो अगर ये टर्म हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो आप ये देखो जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो किस पे डिपेंड कर जाएगी, बीटा प्लस वन पे डिपेंड करेगी। तो अगर ये बीटा प्लस वन पर डिपेंड करने लगी, क्योंकि वन अपॉन आरबी, आरबी इज ए वेरी हाई वैल्यू, तो अगर ये टर्म ऑलमोस्ट जीरो हो गया तो ये फैक्टर आपका वन हो जाएगा। तो अगर ये वन हो जाएगा तो आपका स्टेबिलिटी फैक्टर हो जाएगा बीटा प्लस वन के बराबर। तो अगर ये बीटा प्लस वन के बराबर हो गया तो इसका मतलब स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर गई, बीटा पर, और बीटा क्या होता है, वेरी करता है। सो दिस इज नॉट अ गुड स्टेबल कंडीशन, दिस इज नॉट अ गुड स्टेबल कंडीशन। यानी कि आप इसको एक अच्छी कंडीशन नहीं मानेंगे, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो सकती है, पुअर हो सकती है। तो इसको इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम रास्ते में जो रेजिस्टेंस है उसको बदलते हैं, यानी कि हम एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगा देते हैं RE। सो आप इसको लिख सकते हो, टू improve the stability we connect the resistance RE। तो RE को लगा देने से इसकी जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। तो ये चीज एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। दूसरी चीज, इट्स ए कॉम्प्लेक्स सर्किट। It's a complex circuit and difficult to analyze. इसको एनालाइज करना हमारा डिफिकल्ट हो जाता है। जो इसका क्यू पॉइंट होता है, यानी अगर आप इसकी डीसी लोड लाइन ड्रॉ करोगे और क्यू पॉइंट होता है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी नॉट गुड। क्यू पॉइंट की स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसकी स्टेबिलिटी फैक्टर का है। अगर इसकी स्टेबिलिटी फैक्टर हमको इंप्रूव करनी है तो हमको रास्ते में सीरीज रेजिस्टेंस वगैरह की वैल्यू को चेंज करना होगा, और उसकी वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करके हम वेरिएशन लाकर इसकी स्टेबिलिटी फैक्टर को हम इंप्रूव कर सकते हैं। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। एंड इसमें जो क्वेश्चन का एक पार्ट है, कैन बी ओवरकम, क्या ये ओवरकम हो सकती है? हाँ, ओवरकम हो सकती है अगर हम इसमें निगेटिव फीडबैक और भी चीजों को इंप्रूव करें। तो अगर हम इन रेजिस्टेंस की वैल्यूज को चेंज करें, वीसीसी, यानी कि अगर हम डिजाइनिंग पार्ट पर फोकस करें, तो हम इसकी स्टेबिलिटी फैक्टर प्लस साथ साथ इसके क्यू पॉइंट को भी इंप्रूव कर सकते हैं। सो दिस वाज द ऑल अबाउट ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें आप इस तरह से इसको थ्योरेटिकली डिफाइन करके लिखेंगे। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज, in a germanium transistor common emitter amplifier based by feedback method, VCC is 20 volt, VB is 0.2 volt। चूंकि ये जर्मेनियम है तो इसलिए इसका VB 0.2 होगा। बीटा की वैल्यू 100 है, ऑपरेटिंग पॉइंट दिया हुआ है, VCE दिया हुआ है हमको, और IC की वैल्यू दी हुई है। हमको डिटरमाइन करना है RB और RC। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए आपको सबसे पहले इस फिगर को बनाना होगा। ये बात आपको याद रखनी होगी, यानी कि यू शुड हैव टू मेमोराइज कि ये जो हम फीडबैक एम्पलीफायर बोल रहे हैं ये बनता कैसे, ये फिगर कैसे बनेगा। तो आपको ये फिगर बनाना होगा। सो नाउ इफ यू विल सी, यहां पर हमको वैल्यूज दी हुई है। कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई है? हमको वैल्यूज दी हुई है VCC की। तो अगर हम यहां पर VCC लिखें, कितना है, 20 वोल्ट है, ठीक है। VB की वैल्यू दी हुई है, लिखते जाते हैं सारे जो पैरामीटर्स हमको मिलते हैं। दिस इज VB 0.2 वोल्ट दिया। फिर क्या दिया हुआ है, फिर हमको बीटा दिया हुआ है, तो बीटा हम यहां लिखते हैं, तो हम बीटा लिख देते हैं। ठीक उसके बाद से अगर आप देखो तो ऑपरेटिंग पॉइंट यानी कि VCE की वैल्यू दी हुई है, VCE वैल्यू इज दिस। VCE की वैल्यू 10.4
4 है, तो आप लिख सकते हो कि VCE की वैल्यू 10.4 वोल्ट दी हुई है। IC की वैल्यू 9.9 मिली एम्प्स है। ये डेटा दिया हुआ है, ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है। हमको पता करना है RB की वैल्यू और हमको पता करना है RC की वैल्यू। इन दो वैल्यू को हमको डिजाइन करके बताना है कि ये दोनों वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स आपको दिया हुआ है। बीटा की वैल्यू दी हुई है, IC की वैल्यू दी हुई है, VCE की वैल्यू दी हुई है। तो अगर आप इसमें देखो तो जो करंट्स के कंपोनेंट्स होते हैं पहले उसको बनाए। तो अगर आप यहां देखो इस जगह पर जो करंट होगा वो होगा IC, IE क्या होगा, IE होगा, इमीटर है, इमीटर करंट होगा। बेस है, बेस करंट होगा। कलेक्टर है, कलेक्टर करंट होगा। तो यानी कि इधर जो फीड होकर आएगा वो क्या आएगा, IE ही आएगा। तो आप अगर इसमें इक्वेशन लिखना शुरू करो तो कैसे लिखोगे, हमको ये पता है कि IC की वैल्यू हम जानते हैं, तो IC की वैल्यू 9.9 मिली एम्पियर दी हुई है। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम IC इक्वल्स टू 9.9 मिली एम्प्स, आप लिख सकते हो IC इक्वल्स टू व्हाट, बीटा IB। So this will be 9.9 milliamps equals to बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 100 और IB की वैल्यू ये दी हुई है। तो IB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9.9 divided by 100 milliamps. So this will be written as 99 माइक्रोएम्पियर। तो हम इसको 99 माइक्रोएम्पियर लिख सकते हैं। 99 माइक्रोएम्पियर भी आप लिख सकते हो, या फिर इसको और क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 0.099 मिलियन, ये भी लिखा जा सकता है। तो IB की वैल्यू आपको पता चल गई, IC की वैल्यू आपको पता है, तो आप IE की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या लिखोगे, IB प्लस IC। तो IB की वैल्यू कितनी है 0.099, IC की वैल्यू हमने कितनी दे रखी है 9.9, तो टोटल वैल्यू हो गई 9.999 मिलीएम्प्स। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिख दें, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन। सो IE इक्वल्स टू हमको मिल गया 10 मिलीएम्पियर। तो हमारे पास ये पैरामीटर आ गया। अब हमको निकालना है, डिजाइन करना है हमको इस सर्किट को, RC की वैल्यू को निकालना है। तो RC की वैल्यू को निकालने के लिए हम KVL लिखेंगे आउटर लूप में। तो आप लिखोगे फॉर RC दिस विल बी प्लस VCC माइनस IE इंटू RC माइनस VCE इक्वल्स टू 0। ठीक, तो VCC की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, कितनी होगी 20, माइनस VCE की वैल्यू कितनी दी हुई है, VCE की वैल्यू दी हुई है 10.4 इक्वल्स टू IE की वैल्यू हो गई 10 मिली एम्प्स और हमें RC इस पे निकालना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास होगा 9.6 10 मिली एम्पियर इंटू RC। तो RC इक्वल्स टू 9.6 upon 10 milliamps. This is how much? 9.6 divided by 10 into 10 to the power 3. तो हम इसको लिख सकते हैं 0.96 किलो ओम, यानी कि RC की वैल्यू को ऑलमोस्ट हम रख रहे हैं 1 किलो ओम। 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस आप यहां पर लगाओगे, ठीक है। तो RC की वैल्यू आप यहां पर 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस के बराबर रखो। नाउ फॉर RB क्या करना है हमको, RB के लिए, RB के लिए हम कौन सी लूप कंसीडर करेंगे, हम ये वाली लूप कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो RB के लिए अगर हम ये वाली लूप कंसीडर करेंगे तो क्या लेंगे, RC की वैल्यू हमको मिल गई कितनी 1 किलो, ये हमने पता कर लिया। तो अगर हम इधर लूप कंसीडर करते हैं तो क्या लिखेंगे, VCC IE इंटू RC
दैट IE इज ऑलरेडी वी नो दैट कि IE की वैल्यू हमने क्या मानी है 10 मिली एम्पियर मान लिया है, हमने कंसीडर कर लिया है, तो ऑलमोस्ट आया है हमारे पास। और हमको IB की वैल्यू ऑलरेडी पता है, हमें RB निकालना है। तो आप लिखोगे फॉर RB दिस इज VCC माइनस IE इंटू हमको यहां पर क्या दिया हुआ है RC दिया हुआ है, यानी कि IE इंटू 1 किलो ओम माइनस IB इंटू क्या लिखना चाहिए हमको, ये RB रेजिस्टेंस है, तो RB रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है तो हमें पता करना है, माइनस VB कितना है 0.2 वोल्ट टू 0 बिकॉज इट्स जर्मेनियम। सो अगर हम यहां पर देखें तो VCC की वैल्यू हमने कितनी रखी हुई है 20, IE की वैल्यू 10 मिली इंटू 1K और IB की वैल्यू देखो हमने निकाली है 0.099 मिली एम्प्स। आप चेक करना, अपने रिजल्ट से मैच करना। और RB की वैल्यू हमारे पास निकालनी है हमें माइनस 0.2 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसको इक्वेट करें तो दिस विल बी 20 माइनस 10 माइनस 0.2 equals to RB into 0.099 milliamps। ये वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 10.2 तो RB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी 8 and this will be 9, so this will be 9.8 divided by 0.0 0.099 0.099 मिली एम्पियर को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.8 divided by 0.099 to 10 to the power 3, so this is almost equals to 1, यानी कि ये वैल्यू आएगी। सो नाउ योर RB रेजिस्टेंस इज 98.99, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम इसको बोल दें तो ये 99 किलो ओम के अराउंड आएगा। यहां पर आप जो वैल्यूज रखोगे वो क्या क्या रखोगे, एक तो 1 किलो ओम रखोगे और यहां जो वैल्यू होगी वो 99 किलो ओम के अराउंड। तो आप ये डेटा मैच करना कि आपका ये वैल्यू आती है कि नहीं। This was the method to solve this question. Now we will move for the next question. So now the question is find IC and VC, यानी कि इसमें आपको ऑपरेटिंग पॉइंट पता करना है और ये हमारा विथ फीडबैक रेजिस्टेंस यानी कि RE इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपको IC और VC पता करना है, बीटा की वैल्यू दी हुई है, बाकी सारे पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं। तो सिंपल है, इट्स वेरी इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आप यहां देखो, आप सबसे पहले तो इसको ओपन सर्किट कर दोगे, दिस विल बी ओपन सर्किटेड, ये तो यहां से हट जाएगा। अब उसके बाद से इसमें अगर आप देखो यहां जो करंट आ रहा है वो IE है और यहां कौन सा करंट है IB है, ये हमारा प्लस माइनस VB हमारा 0.7 होगा। तो अगर हम इसमें आउटर साइड में लूप लिखें, लूप से KVL लिखें, तो आप क्या लिखोगे, KVL इन आउटर लूप, ये आउटर लूप को हम कंसीडर कर रहे हैं इस साइड को। तो वी विल राइट दिस KVL, दिस इज प्लस 10 वोल्ट माइनस 4.7 किलो ओम इंटू IE, ये वाला इक्वेशन होगा, माइनस 250K इंटू IB माइनस 0.7 माइनस 1.2 किलो ओम इंटू IE इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम इसको इक्वल्स टू 0 इसके बराबर मानेंगे। ठीक है, ये वाला हम इक्वेशन इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करोगे, 10 माइनस 0.7 को एक तरफ कर दो एंड दिस विल बी 9.3 एंड देन 250K into IB प्लस
अगर हम IE कॉमन ले लें तो 5.9 किलो ओम ये होगा हमारे। तो अगर आप 250 किलो ओम इंटू IB बीटा प्लस 1 IB की बात करो इंटू 59K, तो बीटा की वैल्यू 90 है। तो दिस वैल्यू विल बी 250K into IB plus 91 into 5.9K into IB। तो अगर हम इसमें से इसको कॉमन ले लें तो हमारे पास कितना बचेगा? अगर 91 और 5.9 को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आता है? So this will be 9.3 IB into 786.9। तो IB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9.3 divided by 786.9K। So how much the value of IB you will get? This will be 11.8 माइक्रोएम्पियर। तो अगर आप यहां देखो तो IC इक्वल्स टू क्या होता है? बीटा IB होता है। तो बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? बीटा की वैल्यू हमको दी हुई है 90, IB की वैल्यू दी हुई है 11.8 माइक्रोएम्पियर्स। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट, सो नाउ दिस वैल्यू विल बी 1.062 मिली एम्पियर्स। तो अगर हम देखें तो IC की वैल्यू हमको ये आ रही है। अब हम बात करेंगे VCE की। फॉर VCE तो बहुत इजी है, देखने की भी जरूरत नहीं है, आप बना सकते हो। VCE इक्वल्स टू क्या होगा? VCC में से घटेगा क्या? IE कॉमन, कौन कौन से टर्म लिखोगे आप? RC प्लस RE। तो VCC की वैल्यू कितनी है? VCC की वैल्यू आप देखो 10 वोल्ट है, ठीक है। तो 10 वोल्ट माइनस IE की वैल्यू हमारे पास कितनी है? IE की वैल्यू अगर आप देखो तो हमने कैलकुलेट कर रखी है। IE इक्वल्स टू, अगर हम चाहें तो इसको 1 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट इक्वल्स टू योर बीटा IB। तो दिस विल बी बीटा प्लस 1 IB, आप चाहो तो लिख सकते हो बीटा प्लस 1 IB इंटू RC प्लस RE। RC कितना है? RC 4.7 है और 1.2 है। तो 4.7 प्लस 1.2 ये कितना हो गया? दिस इज 10। तो अगर हम इस टर्म की बात करें बीटा प्लस 1 IB की, तो बीटा प्लस 1 IB जो हमने कैलकुलेट किया है, हमने IB की वैल्यू कैलकुलेट की है 0.018 मिली एम्पियर्स और IC की वैल्यू कैलकुलेट की है 1.062। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इसको ऐड करते हो तो कितना आता है? तो नाउ इफ यू विल कैलकुलेट दिस बीटा प्लस 1 IB, और यू विल, या आप सीधे IB और IC को जोड़ के भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप 5.9 किलो ओम और मिली को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आपकी सेम आएगी। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो कितनी वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए? तो योर VCE वैल्यू इज 3.67। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हमारी वैल्यू 3.67 आएगी। तो हमने जो दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया, हमने IC की वैल्यू भी पता कर ली और हमने IB की VCE की वैल्यू भी पता कर ली है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। आई होप नाउ यू आर एबल टू derive an expression for stability factor in collector to base bias configuration. Now you are able to explain the disadvantage of collector to base bias configuration. You are able to determine the base and collector resistance for a collector to base bias configuration in common emitter transistor. You are able to determine the collector current and collector to emitter voltage for a collector to base bias configuration. एग्जाम में इससे जो भी क्वेश्चंस आएंगे अब आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएंगे।